सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोग एकदम ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एस्केप सीक्वेंस के बारे में और वहाँ पे हम लोगों ने ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझा था। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है ऑपरेटर्स के बारे में, कि ऑपरेटर क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो आज का लेक्चर जो हमारा पूरा होने वाला है वो ऑपरेटर के ऊपर होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आज हमारा जो ऑपरेटर का पहला लेक्चर है ये पार्ट वाइज डिवाइड रहेगा। मतलब कि आज पहला लेक्चर हो गया, फिर इसके बाद ऑपरेटर आएंगे और भी तो सेकेंड पार्ट में होगा, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से हमारे पास जितने भी ऑपरेटर हैं उन्हें हम पार्ट वाइज सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो पहला है ऑपरेटर से रिलेटेड पहला लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं, किस तरह से ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं और प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है। बहुत सारी चीज़ हैं इसमें ऑपरेटर में समझने के लिए, अपने प्रोग्रामिंग में लॉजिक बिल्ड करने के लिए। तो इससे सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने मैथ सब लोग पढ़े होंगे, बचपन में मैथ से पढ़ते ही आ रहे हैं, बचपन से ही मैथ पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब से ये क्लास में चलते हैं तो वहाँ से मैथ हमें मिल ही जाती है। तो सबको पता ही होगा 10+10 क्या होता है ना। 10+10 क्या होता है, सबको इसका आउटपुट पता होगा। आउटपुट मतलब कि जो भी इसका उत्तर आंसर आ रहा है, इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो सबको पता है कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे ये 10 है। मैं यहाँ पे एक बार इसका डार्क कर लेता हूँ, थोड़ा सा पतला पेन, ठीक है। ये 10 है, ये 10 है, इसके बीच में क्या लगा है, प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड करता है। क्या करता है, ये वैल्यू को ऐड करता है। जो यहाँ पे वैल्यू है उसे हम यहाँ पे बोलते हैं ऑपरेंट। क्या बोलते हैं, ऑपरेंट। तो यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी है, 10 और 10, तो इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, ऑपरेंट। और जो यहाँ पे ये जिसकी हेल्प से यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, मतलब कि जो यहाँ पे सिंबल बना है, या फिर यूँ समझिए कि ऑपरेटर वो होता है, ये सिंबल की तरह काम करता है, जो कि लॉजिकल या अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कौन, ऑपरेटर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेटर है क्या, इसकी डेफिनेशन बताओ, तो ऑपरेटर एक तरह का सिंबल होता है जो कि अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक सिंबल की तरह वर्क कर रहा है और यहाँ पे दो चीजें हैं, पहले जिन्हें वैल्यू यहाँ पे बोलते हैं और वैल्यू को एक नाम दे दिया जाता है, ऑपरेंट। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर वर्क करता है ये हमेशा ऑपरेंट के साथ वर्क करता है। किसके साथ, ऑपरेंट के साथ वर्क करता है। तो ये हमारा क्या है, ऑपरेटर। क्या है, ऑपरेटर। किसके साथ वर्क कर रहा है, दो वैल्यू के साथ वर्क कर रहा है। दोनों वैल्यू को हमने एक नाम दिया जिसे क्या बोलते हैं, ऑपरेंट। तो हमेशा जो ऑपरेंट है वो हमेशा किसी न किसी वैल्यू के साथ, ऑपरेटर के साथ वर्क करती हैं, और जो ऑपरेटर है वो किसके साथ वर्क करता है, वो ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है इसे आपको हमेशा समझ के रखना है, ये दोनों हमेशा एक न एक तरह से कंबाइन ही रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के साथ ही वर्क करता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया कि ऑपरेंट क्या होते हैं और ऑपरेटर क्या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 10 × 10, इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेटर हमारे चेंज भी हो सकते हैं। पहले यहाँ पे प्लस था लेकिन अब यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे और भी हम यूज कर सकते हैं, डिवाइड, समझ पा रहे हैं ना, माइनस। ये सारी चीज हमारी क्या है, ये ऑपरेटर है। मैंने आपको बताया ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। किसकी हेल्प से, ऑपरेंट की हेल्प से। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मतलब ये हमारे ऑपरेटर यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू है, हो गई हमारी 10 और 10, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, ऑपरेंट। और जो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है इसे क्या बोल देते हैं, ऑपरेटर बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज हमारे पास समझ में आई कि जिन वैल्यू पर ऑपरेटर काम करता है उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिन वैल्यूज पर, ये जो वैल्यू हैं, जिन वैल्यूज पर ऑपरेटर, ये ऑपरेटर काम करता है, वर्क करता है, उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंट बोलते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑपरेटर हो गए, ये ऑपरेटर हो गया और ये क्या होगा, ऑपरेंट। तो ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंट की हेल्प से ही काम करेंगे और ऑपरेटर भी हमेशा ऑपरेंट भी हमेशा ऑपरेटर की हेल्प लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इससे थोड़ा बचे, है ना। तो यहाँ पे हमारे समझ में आ गया कि ऑपरेटर क्या होते हैं और ऑपरेंट क्या होते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे देखिए दो ऑपरेंट के साथ हमारा एक ऑपरेटर वर्क कर रहा था, एक मिनट हुआ है यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखेंगे कि 10 हो गया +10। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है ये दो ऑपरेंट के साथ वर्क कर रहा है।
लेकिन कभी कभी आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, कभी कभी सिंगल वैल्यू के साथ भी यहाँ पे प्लस और माइनस लगा होता है। ये फिर +2 हो गया, ये फिर -1 हो गया। अब मैथ में क्या हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, यहाँ पे जब लाइन वैल्यू यहाँ पे समझ रहे थे, ये तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू थी, इस साइड नेगेटिव वैल्यू थी। तो यहाँ पे देखो सिंगल ऑपरेंड के साथ भी यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ साइन लगा हुआ था। तो सेम ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कभी नहीं, मतलब कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 2 वैल्यू के साथ ही काम करेगा हमारा ऑपरेटर, ये सिंगल वैल्यू के साथ भी काम करेगा। तो यहाँ पे देखो इस सिचुएशन पे हमारा क्या आता है, नेक्स्ट स्लाइड में आप समझते हैं। तो देखो यहाँ जो माइनस है और यहाँ पे क्या है 5, तो ये हमारा क्या होगा ऑपरेटर, और यहाँ पे जो 5 है ये हमारा क्या हो गया ऑपरेंड। तो एक चीज तो यहाँ पे तय हो गई हमारे कि सिंगल ऑपरेटर भी हो सकता है, सिंगल ऑपरेंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, और डबल ऑपरेटर भी हो सकते हैं और डबल ऑपरेंड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस इज वर्किंग ऑन वन वैल्यू, और जिसे बोलते हैं ऑपरेंड। तो यहाँ पे जो माइनस है किसके साथ वर्क कर रहा है, एक ही वैल्यू के साथ, जिसे हम बोल देते हैं ऑपरेंड। यहाँ पे जो ऑपरेटर थे वो किसके साथ वर्क कर रहा है, यहाँ पे जो प्लस था किसके साथ वर्क कर रहा है, 10 और 2, 10 मतलब 2 वैल्यू के साथ वर्क कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं ऑपरेंड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता, ये चीज समझ में, बेसिक चीजें आपको लेके चल रहा हूँ, एकदम जीरो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, अगर आपसे पूछूं कि मैं इनकी वैल्यू क्या होगी तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब कि यहाँ पे हम इतना कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दी गई, मतलब जो भी ऑपरेटर दिए गए हैं वह कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करके हमें देंगे, कैलकुलेशन करने के बाद कुछ ना कुछ इन पे हमें वैल्यू मिलेगी। देखो 10 + 11 कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 10, 20, 30, ओके। अरे ये तो मल्टीप्लाई है ना, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 10 है यहाँ पे और 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो इस तरह से कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो इस किसका काम है, सारे ऑपरेटर और ऑपरेंड का ही काम है। तो एक तरह से हर एक ऑपरेटर की यहाँ पे जो भी है, जो भी यहाँ पे वैल्यू एक्सप्रेशन दी हुई है, उससे कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आने वाला है, इतना तो हमारे समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो हर ऑपरेशन की एक वैल्यू होती है, हर ऑपरेशन की एक वैल्यू होती है, सारे पॉइंट आपको नोट करते हुए चलने, ठीक है ना। तो हर ऑपरेशन की क्या है, एक वैल्यू होती है। जिस तरह से यहाँ पे देखो ये ऑपरेशन हो गया, ये सेकंड ऑपरेशन ये हुआ, थर्ड ऑपरेशन ये हुआ, इनका कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ये चीज हमें जहन में बैठा लेनी है कि हर ऑपरेशन की एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि एक ऑपरेटर मल्टीपल, एक ऑपरेटर के साथ 2 ऑपरेंड हो सकते हैं, और एक ऑपरेटर के साथ सिंगल ऑपरेंड भी हो सकता है, एक मल्टीपल ऑपरेंड भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर भी हो सकते हैं, एक ऑपरेशन या फिर एक्सप्रेशन उसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से होंगे हम आगे स्लाइड में उसे समझेंगे। यहाँ पे देखो, तो इस तरह से हम अगर बात करें कि पहला ये हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, तो इस तरह से हम देखें तो हमारे पास कितने प्रकार के ऑपरेटर हो सकते हैं सर, वो बताइए। ये सारी चीज़ें तो सिंपल हैं, हमने इन्हें बचपन में भी पढ़ा है मैथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे ऑपरेटर हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, रियल में 3 प्रकार के होते हैं। किसके अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर 3 प्रकार के हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन से, पहला हो गया यूनरी, कौन सा, पहला हो गया यूनरी, दूसरा क्या हो गया बाइनरी, तीसरा क्या हो गया टर्नरी। इनका मतलब क्या है सर, पहला हो गया यूनरी। यूनरी का मतलब मैंने आपको बताया कि जो प्लस, सिंगल ऑपरेटर और सिंगल वैल्यू, ये सब किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे यूनरी के अंदर। इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर एक ही ऑपरेंट हो, जिसके अंदर एक ही ऑपरेंट हो। ऑपरेंट का मतलब जो ये 7 है और यहाँ पे ये ऑपरेटर हो गया, तो जिसके अंदर एक ही ऑपरेंट हो, ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनरी ऑपरेटर। एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे ये समझ सकते हैं, ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए -7 और +8 कुछ करके। बाइनरी क्या होगा, जिसके पास 2 ऑपरेंट हो, किस तरह से, 2 + 2, 3 × 6, 7/2। तो मतलब जिसके पास 2 ऑपरेंट हो वो हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। जिसके पास सिंगल ऑपरेंट हो वो क्या कहलाएगा, यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। लेकिन टर्नरी क्या कहलाएगा, जिसके पास इससे अधिक ऑपरेंट हो वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्नरी ऑपरेटर कहलाएगा। मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 3 ऑपरेंट यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रियल में ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर,
तो आपको सिंपली बता देना है 3 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से? यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी क्या होता है? जिसपे सिंगल ऑपरेंट होता है। बाइनरी क्या होता है? जिसपे 2 ऑपरेंट होते हैं। टर्नरी क्या होते हैं? जिसपे 2 से अधिक ऑपरेंट होते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटर हमें पता चलेगा कि यूनरी, बाइनरी, टर्नरी 3 प्रकार के हमारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर हमारे और भी मल्टीपल टाइप के आपको बुक में मिल सकते हैं, उनका भी कुछ नाम है, उन सब नाम के बारे में समझेंगे। लेकिन जो बेसिक यहाँ पे जो ऑपरेटर होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सिंपली यही बताने हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। अगर आपसे और भी टाइप के पूछे जाते हैं कि नहीं इनके अलावा कुछ और भी बहुत सारे ऑपरेटर उनके नाम बताओ, तो इनके अलावा जो है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, उन्हें समझना है। लेकिन बेसिक अगर जब ये आपसे पूछा जाएगा तो आप इसे ही कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपसे। यहाँ पे थ्योरी के पॉइंट वाइज देख सकते हैं कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन्हें प्रोग्रामिंग में 3 तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है, ठीक है ना। ये चीज था। अब देखो सी प्रोग्राम के अंदर जब भी हम कुछ लिखते हैं, मतलब कि जो प्री डिफाइन है उसके अलावा कुछ हम मान लो कुछ वैल्यू कैलकुलेशन करनी है, कुछ लिखते हैं। यहाँ पे देखो इंट ए, ये क्या हमारा क्या कहलाता है? जैसे कि हम वाइड मैन के बाद तुरंत हम लिखते हैं इंट ए, जैसे कि अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझे भी हैं। तो इंट ए को हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। और यहाँ पे b इक्वल टू 18 लिखा है, इसका मतलब क्या है? असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्या है? असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो असाइनमेंट क्यों किया गया, क्यों इसे बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो इक्वल टू लगा है इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अभी तक हम मैथ में क्या बोलते हैं? इक्वल टू इसे बोलते थे, लेकिन यहाँ पे जैसे प्रोग्रामिंग में आ जाएंगे आप लोग क्या बोलना होगा? इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलना होगा। किस तरह से वर्क करेगा उसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम ये क्या है? असाइनमेंट स्टेटमेंट, और ये हमारे क्या है? डिक्लेरेशन। तो मतलब कि जो हमारा प्रोग्राम सी के अंदर बना होता है वो स्टेटमेंट से मिलके बना होता है। किससे मिलके? स्टेटमेंट से मिलके बना होता है, सिंपल। तो एक्सप्रेशन अगर आपसे पूछो कि एक्सप्रेशन क्या है, ये तो डिक्लेरेशन हो गया, ये तो स्टेटमेंट हो गया, असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गया। तो एक्सप्रेशन क्या है ना? अक्सर पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट क्या हो गया और डिक्लेरेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है, तो मैं तीनों डिफरेंस करके बताऊँ। मैंने एक पॉइंट भी यहाँ पे मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, हर एक पॉइंट डिस्कस करूँगा। बस आपको सारे पूरे लेक्चर जरूर अटेंड करना है ना, पूरी प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना है। कोई भी शिकायत नहीं बचेगी सी लैंग्वेज से रिलेटेड, सारे पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा लिया जाता था कि एक्सप्रेशन क्या है, उसे डिफाइन करो, या फिर एक्सप्रेशन, डिक्लेरेशन या फिर स्टेटमेंट में क्या अंतर है, इसे डिफाइन करो। यहाँ पे अभी कुछ टाइम के बाद पता चलेगा कि ये सब तो ये सब एक ही है, ये सब क्या है? एक ही है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसकी कुछ वैल्यू होती है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसकी कुछ वैल्यू होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन। एनी स्टेटमेंट दैट हैज सम वैल्यू इट्स कॉल्ड एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत नहीं आता। तो जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी वो हमारा क्या कहलाता है? ऐसा स्टेटमेंट जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा डिक्लेरेशन, असाइनमेंट स्टेटमेंट और ये क्या है? एक्सप्रेशन। तीनों पॉइंट समझ में आ गए। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे सिंपल एक प्रोग्राम दिया गया है, मैंने आपको बताया ऐसा स्टेटमेंट जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। और मैंने एक पॉइंट और भी आपको बताया कि जो हमारा सी का प्रोग्राम बना होता है पूरा, वो स्टेटमेंट की हेल्प से बनता है। किसकी? स्टेटमेंट के हेल्प से बनता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक दिया गया है, और यहाँ पे देखेंगे बस आपको इतना बताना है या माइंड पे सोचना है कि क्या ये प्रोग्राम सही है, क्या यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इससे प्रोग्राम रन करेगा या फिर एरर आ जाएगी, बस इतना सोचना है। अक्सर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपसे वाइवा में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि ये बताओ कि ये रन करेगा या नहीं करेगा। आउटपुट की बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि रन करेगा या एरर देगा। तो सिंपल आपको सोचना है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया यहाँ पे, ये पॉइंट बस इन्हें याद रखना। मैंने क्या बताया? कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसकी कुछ वैल्यू होती है वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है, और स्टेटमेंट की हेल्प से हमारा क्या है? सी का प्रोग्राम बनता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये क्या है? सारे सारे स्टेटमेंट है, इनका कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से अगर यहाँ पे बताऊँ कि क्या इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट नहीं सॉरी, ये सही है या नहीं, प्रोग्राम रन करेगा या नहीं करेगा, तो ये प्रोग्राम रन करेगा, कोई इसमें एरर आने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी ये भी मैटर नहीं करती, समझ पा रहे हैं ना। तो क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रिंटफ मेथड का यूज ही नहीं किया। प्रिंटफ
फंक्शन का यूज ही नहीं किया तो कोई वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, सिंपल है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा रन कर जाएगा, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट था कि अगर ऐसे कुछ भी दिया जाता है और यहाँ पे प्रिंटफ नहीं लगा तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोग्राम में एरर आ जाएगी सर, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा, प्रोग्राम ये रन कर जाएगा। और किस तरह से वर्क करेगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो 10 हमारी क्या है, वैल्यू। मैंने बताया कि ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा एक्सप्रेशन मैंने क्या बताया कि ऐसा स्टेटमेंट जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है एक्सप्रेशन कहलाता है। तो 10 हमारी क्या वैल्यू है। अब ये क्या है, 20 + 30 आएगा, तो ये भी जब सम होगा इन पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे 30 / 2 है। अब जब कैलकुलेशन होने के बाद इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होगी, मतलब कहीं ना कहीं ये सब कार्य क्या हमारे सारी क्या हमारी वैल्यू है। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसकी कुछ न कुछ वैल्यू होती है वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है। तो इसी से रिलेटेड क्या 10 यहाँ पे हमारी वैल्यू है क्वेश्चन, सी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट से मिलकर बनता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पता है क्या 10 एक स्टेटमेंट है, क्या 10 एक स्टेटमेंट है, सिंपल, हाँ 10 एक स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों स्टेटमेंट है, क्वेश्चन बनता है क्यों स्टेटमेंट है, क्योंकि यह एक वैल्यू है और वैल्यू का मतलब एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन भी एक तरह का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो कि तीनों चीज अब यहाँ पे क्या हो रही है, सेम हो रही है। मैंने यहाँ पे पहले पहले आपसे पूछा कि यहाँ पे तीनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज बताओ। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हमारे माइंड में आ गया कि अच्छा ये चीज क्या है, नया क्या मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद पता चला ये तो सब हमारा सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया क्या या 10 क्या है भाई, क्यों क्यों ये एरर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एक वैल्यू है। तो अब आपको पता है कि जिस सी का पूरा प्रोग्राम बनता है वो स्टेटमेंट के हेल्प से बनता है। तो सी प्रोग्राम स्टेटमेंट से मिलकर बनता है। क्या 10 एक स्टेटमेंट है, हाँ 10 एक स्टेटमेंट है। क्यों है, क्योंकि यह एक वैल्यू है। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है, यह एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, और एक्सप्रेशन भी एक तरह का स्टेटमेंट है। इसलिए हमारा ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और कोई भी एरर नहीं आएगी, ठीक है ना। लॉजिक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये जो सारे पॉइंट मैं इस तरह से कुछ नोट करवा रहा हूँ, इन्हें आपको अपने थ्योरी जब भी नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में से लिखना है कि आगे चल के जब भी आपको दोबारा नीड होगी तो यहाँ पे पॉइंट समझेंगे। और बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे क्योंकि मैंने इसे आगे चल के समझा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज आपको नोट करने हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के फॉर्म में मैं इतने एग्जाम्पल आपको यहीं पे करवा दूंगा जिससे कि आपको लॉजिक बिल्डिंग पूरी हो जाए। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि रफ और पेन की हेल्प से आपको लॉजिक्स को समझना है। जब आप वहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग करना सीख जाएंगे तो वहाँ पे लैपटॉप में आपको कोड लिखना रहेगा, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब लॉजिक बिल्डिंग पूरी सीख जाओगे फिर कोड लिखोगे तो वहाँ पे थोड़ा और भी आपको खुद मोटिवेटेड फील करोगे कि हम ये प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं करवाने वाला हूँ आपको लाइव, यहाँ पे बोर्ड पे ही बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ। तो अगर यहाँ से आप लोग समझते हैं फिर आप कोड लिखेंगे उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है ना। बस आपको लॉजिक समझते चलना है किस तरह से वर्क कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ गया, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब आ जाता है नेक्स्ट प्रोग्राम में, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा। अभी तक हमने बात की क्या ये एरर देगा या नहीं देगा, तो हमें पता चल गया कि एरर नहीं देगा, लेकिन आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पे सर कुछ प्रिंटफ लगा ही नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा, कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आउटपुट से कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे जो हमारा कर्सर है ब्लिंक करता रहेगा और आउटपुट कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिंटफ मेथड लगा ही नहीं है, तो आउटपुट क्यों आएगा। और वैल्यू हम लोग असाइन कहीं पे की ही नहीं है, डायरेक्ट है ना। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, इसलिए इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ भी समझ में आ गया। अब आ जाओ असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। मैंने आपको बताया असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। जो हमने मैथ में अभी तक पढ़ा था इक्वल टू, उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि बाइनरी जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो 2 ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन यहाँ पे रखी हुई है इतनी, सबने मैथ पढ़ा होगा। मैथ में कैलकुलेट करने के बाद इसकी पूरी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्या आएगी, वैल्यू आएगी। अब वैल्यू आएगी तो वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल टू में आ रही है, ए के इक्वल टू में आ रही है यहाँ पे वैल्यू। इसका मतलब क्या है, जो ये वैल्यू है वो कहाँ पे किस तरह से इसके एक्सप्रेशन पर जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या कैसे काम कर रही है, वो इस पे असाइन हो रही है। क्या हो रही है, असाइन हो रही है। क्या हो रही है, असाइन हो रही है। मतलब कि जो यहाँ पे ये RHS है और ये क्या है LHS,
तो RHS की जो वैल्यू है वो कहाँ पे असाइन हो रही है, LHS पे। LHS पे जो हमारे यहाँ पे वेरिएबल है उसके अंदर असाइन हो रहा है। मतलब जो ये ऑपरेटर है इसका काम क्या है, RHS वाली वैल्यू को LHS वाली वैल्यू पे असाइन करना ही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है। सिंपल है, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा बचपन में कभी भी, तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आती है। और वैल्यू किस तरह से वर्क करती है इस ऑपरेटर के साथ, वैल्यू यहाँ पे जो भी निकल के आएगी वो किस पे असाइन हो जाएगी, इस वाले जो यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे उस पर असाइन हो जाएगी। और यहाँ पे जो किसके कारण होगी, असाइनमेंट ऑपरेटर के कारण, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास लगा है ये, तो यही हमारे क्या असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि क्या करता है, RHS की वैल्यू को LHS पे असाइन कर देता है। ठीक है ना, तो एक तरह से हम यहाँ पे समझें तो ये पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट को समझो ध्यान से। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कि देखो इंट a इक्वल टू 2 लिया हुआ है, क्या है, इंट a इक्वल टू 2 लिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, 2 असाइन हो रहा है a पे। सेम ऐसे ही इस सब की पूरी पूरी वैल्यू निकल के आई। अब वैल्यू निकल के आई, मान लो जो भी इसकी वैल्यू आई वो किस पे असाइन हो गई, a पे असाइन हो गई। तो a पे असाइन हो गई तो सेम हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ रहे हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो देखो इंट a इक्वल टू क्या लिखा है, 2, मतलब ये जो RHS की वैल्यू है वो कहाँ पे साइन हो रही है, यहाँ पे LHS वाले वेरिएबल पे। अब यहाँ पे वेरिएबल पे ये साइन हो गई, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे मेमोरी बनी है तो पहले a की वैल्यू हमारी क्या थी, 2 थी। इसके बाद क्या हो गया, a की वैल्यू हमारी चेंज हो गई और a पे क्या वैल्यू स्टोर हो गई, 300 स्टोर हो गई। मतलब ऐसा भी काम हो सकता है। मैं एग्जाम्पल क्यों समझा रहा हूँ कि ये ऐसे भी काम हो सकते हैं, जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो वहाँ पे ये सिचुएशन भी आपको देखने के लिए मिलेगी, या फिर आप कुछ टाइम के बाद आप भी ऐसा करोगे। जब बड़े बड़े कोड लिखने लगोगे तो ऐसी कंडीशन पे आप भी ऐसा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू अपडेट हो रही है, क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। मतलब ए की वैल्यू को हम अपडेट भी कर सकते हैं। पहले ए की वैल्यू को हमने 2 रखा, या फिर अदर कोई वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब कुछ वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम चाहते हैं कि नहीं ए की वैल्यू को चेंज करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ए से पहले कोई यहाँ पे डेटा टाइप नहीं लगाया, रीजन क्या है, क्योंकि पहले ही मैंने कंपाइलर को बता दिया कि ए हमारा किस टाइप की वैल्यू है, इंट टाइप की वैल्यू हमने डेटा को पहले ही बता दिया। तो अब यहाँ पे हमें डेटा टाइप लगाने की कोई नीड नहीं है, हमने पहले ही बता दिया। ए हमारा क्या है, कंपाइलर अब इसे पहले ही पता चल गया कंपाइलर को कि ए क्या है, ए के अंदर इंट टाइप की वैल्यू पहले से ही स्टोर है, या फिर पहले ही डिफाइन कर दिया गया कि ए हमारा क्या है, इंट टाइप का डेटा टाइप है, मतलब कि एक वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, ए के अंदर पहले क्या थी 2, अब हमने क्या कर दिया, वैल्यू 300 कर दिया। मतलब पहले स्टोर थी 2, लेकिन अब क्या हो गई, अपडेट हो गई 300 हो गई। अब जब हम ए की वैल्यू की यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, %d, और यहाँ पे हमने ए की वैल्यू को प्रिंट किया तो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू ही प्रिंट होगी। क्या होगी, अपडेटेड वैल्यू ही प्रिंट होगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। तो हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे समझा कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है। ये क्या करता है, RHS वाली वैल्यू को LHS पे असाइन कर देता है। एक तरह से जो RHS पर वैल्यू है उसे LHS पे जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या करता है, असाइन कर देता है। अब एक्सप्रेशन चाहे जितनी भी बड़ी हो, उसे कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो क्या करता है, अगर यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाए उसे LHS पे असाइन कर देगा। ये चीज़ आपको समझना है कि जहाँ भी आपको ये वाला साइन दिख जाए इसका मतलब क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका काम क्या है, RHS से वैल्यू को उठाना और LHS पे स्टोर करना। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ हमने समझा, मतलब कि ए की वैल्यू यहाँ पे किस तरह से अपडेट होती है, ये सारे पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है और चीज़ों को ध्यान से समझना है। ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जब भी आपके लॉजिक बिल्डिंग आगे चल के करोगे, क्योंकि जो सी का प्रोग्राम है, सी के जो जितने भी लॉजिक है, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करते हैं, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे काम आता है हमारे ऑपरेटर का ही गेम होता है पूरा पूरा। समझ पा रहे हैं ना, तो कंडीशनल स्टेटमेंट और यहाँ पे ऑपरेटर, तो मतलब ऑपरेटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमें यहाँ पे ऑपरेटर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोगों ने पहले असाइनमेंट ऑपरेटर समझा, और असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉइंट है उन्हें समझना है। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ समझा, LHS और RHS, मैंने आपको बताया, सिंपल है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ए के अंदर 10 वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे क्यों स्टोर हो गया, क्योंकि ए यहाँ पे वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो भी कॉन्स्टेंट था वो स्टोर हो गया। अगर यहीं पे मैं चाहूँ
या फिर आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या 10 के अंदर ए स्टोर हो सकता है, क्या कांस्टेंट के अंदर हमारा वेरिएबल स्टोर हो सकता है, सोचना पड़ेगा। डायरेक्ट बोलो नहीं सर ये 10 के अंदर 10 तो हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर वेरिएबल कैसे स्टोर हो सकता है ना, कॉन्फिडेंस एकदम हम अपना बढ़ा के चलना है। और यहाँ पे वेरिएबल के अंदर लेकिन हम कांस्टेंट को स्टोर कर सकते हैं, तो ये चीज यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, मतलब क्या है गलत। तो क्या LHS कांस्टेंट या लिटरल हो सकता है, किस वे में समझना है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये LHS हो गया, ये हो गया RHS। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं क्या LHS कांस्टेंट या लिटरल हो सकता है, क्या ये कांस्टेंट हो सकता है, बोलो नो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए के अंदर तो हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। क्योंकि वेरिएबल कैसे है मैंने आपको समझाया लास्ट क्लास में, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने अटेंड किया होगा। मेमोरी यहाँ पे बताया था कि मेमोरी के अंदर किस तरह से इसका नाम देते हैं, किस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किए थे हम लोग। यहाँ पे सेम वैसे ही है यहाँ पे कि वेरिएबल के अंदर हम 10 स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि 10 के अंदर किसी कॉन्स्टेंट के अंदर वेरिएबल स्टोर करना चाहें तो ऐसा कभी नहीं कर सकते, प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। समझ पा रहे हैं। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो वहाँ पे क्वेश्चन वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसका आंसर हमेशा नो में ही देना है कि ऐसा नहीं हो सकता सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ अगर आपसे और पूछूं क्या ये वैलिड है, ये वाली एक्सप्रेशन क्या ये वैलिड है, हाँ वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये वाली एक्सप्रेशन वैलिड है, वैलिड है मतलब क्या है, इसकी कैलकुलेशन के बाद जो यहाँ पे कांस्टेंट आया क्या वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकता है, हाँ स्टोर हो सकता है, इसलिए वैलिड है। क्या यहाँ पे जो 100 है वो ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकता है, असाइन हो सकता है, स्टोर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो चौथा यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, ए के अंदर हमने 10 असाइन की और यहाँ पे बी नाम का भी एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है ना। क्या हम बी के अंदर ए को असाइन कर सकते हैं, बी के अंदर ए को असाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे समझो, यहाँ पे ए की वैल्यू हमने क्या किया 10, बी की वैल्यू अब हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में देखो बी पे हमने असाइन कर दिया, बी पे हमने ए को असाइन कर दिया। क्या अभी तक बी की कोई वैल्यू है, क्या यहाँ पे बी की कोई वैल्यू है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, बी के अंदर हमारे क्या है, गार्बेज वैल्यू स्टोर है। गार्बेज वैल्यू कुछ नहीं होती, मतलब कि जैसे जिस तरह से एक खाली डिब्बे को आप लेंगे उसके अंदर एयर रहती है हमेशा, पूरी तरह से उसे खाली नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो मेमोरी है उसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे गार्बेज वैल्यू रहेगी, कुछ ना कुछ भी हो सकती है गार्बेज वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे बी के अंदर कोई वैल्यू हमने असाइन खुद से नहीं की, यहाँ पे क्या है प्रीडिफाइन यहाँ पे गार्बेज वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, बी के अंदर हम ए की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, ये तो हम डेफिनेटली कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, अब इसमें क्या है बी के अंदर हम असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब अब ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू भी क्या हो गई 10 हो गई, इसका मतलब क्या है ये भी वैलिड है। समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है पांचवा, इंट ए कॉमा बी दिया गया है। अब यहाँ पे हम कंपाइलर को बोल रहे हैं कि भाई कंपाइलर तुम क्या करो, जो यहाँ पे 200 है इसे दोनों में डिवाइड कर दो, मतलब ए पे भी स्टोर कर दो और बी पे भी स्टोर कर दो। तो ऐसा कुछ संभव है। अब भाई कंपाइलर तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे 200 है 200 से रिलेटेड कितनी वैल्यू में ए के अंदर स्टोर करूं और कितनी वैल्यू बी के अंदर स्टोर करूं। तो इस सिचुएशन पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो ऐसा कुछ वैलिड नहीं है, लेकिन ये सारी चीज वैलिड है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं RHS हमारे क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, वैलिड है, हाँ वैलिड है। RHS हमारे कांस्टेंट या फिर लिटरल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। RHS हमारा वेरिएबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, यहाँ पे ये चीज हमारे क्या हो गए, ये हो गई पूरी पूरी एक्सप्रेशन, क्या होगी एक्सप्रेशन, ठीक है। ये चीज हमारा क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है ना, इसे हटा देता हूं। और ये चीज हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखो तीसरा वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के अंदर हमने वेरिएबल को स्टोर कर दिया। वेरिएबल को कैसे स्टोर होगा, क्योंकि हम वेरिएबल के पहले कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन कर दिया फिर फिक्स कर दिए, ये भी हमारा क्या है वेरिएबल। तो मतलब जो यहाँ पे RHS है, RHS हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है, कांस्टेंट या लिटरल भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन LHS हमारे ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वही यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताया गया। तो यहाँ पे सिंटेक्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट का जो रियल सिंटेक्स है, इस तरह समझ सकते हो कि L वैल्यू इक्वल टू R वैल्यू। किस तरह से जो R वैल्यू है, मतलब राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, कैन बी एक्सप्रेशन, कैन बी कांस्टेंट, कैन बी लिटरल, मतलब ये तीनों चीज हो सकती है। लेकिन जो L वैल्यू है इसके अंदर जो वैल्यू किस तरह से, कैन नॉट बी एक्सप्रेशन, कैन नॉट बी कांस्टेंट, कैन नॉट बी लिटरल्स। कैसे, यहाँ पे देखो ऐसे, जैसे यहाँ पे मैंने
ए के अंदर जो 10 के अंदर मैंने वेरिएबल स्टोर करने की कोशिश की वो ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। समझ पा रहे हैं ना? तो सेम ऐसे ही यहाँ पे चीज़ समझें, जो एल वैल्यू है, एल वैल्यू कैन नॉट बी एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट और कैन नॉट बी लिटरल। लेकिन जो यहाँ पे आर वैल्यू है, आर एच एस वाली वैल्यू है, वो कैन बी एक्सप्रेशन, कैन बी कॉन्स्टेंट एंड कैन बी लिटरल। कोई दिक्कत नहीं आता। सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब यहाँ पे हम कंपाइलर से कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं। ये हमारे यहाँ पे कंपाइलर भैया हैं, ये इनसे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, इन पे किस चीज़ की मिसिंग है, क्या कमी है इन सारे स्टेटमेंट, आप हमें बताओ। तो कंपाइलर यहाँ पे सोच रहा है। अब कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट करेगा और किस तरह से कुछ इनका आउटपुट देगा, आपको समझ रहे हैं आप। यहाँ पे क्या मिसिंग है, कुछ हमने वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएबल की मिसिंग है, यहाँ पे क्या है, सेमी कॉलन की मिसिंग। मैं ये सारी चीज़ें क्यों आपको समझा रहा हूँ, जब भी आप कोड लिखोगे एडिटर पे जाके, अभी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं किया है, आई होप आप लोग बहुत सारे बच्चे होंगे पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, फिर ये क्लास को लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया होगा किस तरह से कोड को एडिटर पे जाके वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप बड़ा कोड लिखते हो तो बहुत सारी चीज़ें इस पर मिस्टेक हो जाती हैं, स्टेटमेंट मिसिंग, ये सारी चीज़ें इस टाइप की एरर आती हैं। किस चीज़ पहले से ही आप लोग इसके लिए कंफर्टेबल हो जाओ, पहले से इन सारी चीज़ों के बारे में पता चले कि इस टाइप की भी एरर आती हैं। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो ये सारी चीज़ आपको पहले ही बता रहा हूँ कि कंपाइलर अगर कुछ ऐसे कंडीशन आ जाती है तो कंपाइलर से हम पूछते हैं कि भाई किस चीज़ की मिसिंग है, तो आउटपुट के फॉर्म में यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे क्या चीज़ की मिसिंग है। अगर ऐसा कुछ मिक्सिंग कर देते हो, मिस कर देते हो, आप कोड में नहीं लिखते हो, तो आउटपुट में आपको बताएगा कि ये सारी चीज़ दिक्कत है। अब ये जब प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे तो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये एक्सप्रेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग कंपाइलर से भी डिस्कस कर सकते हैं। कंपाइलर डिस्कस क्या मतलब कि किस तरह से, कोई ह्यूमन नहीं है, मशीन ही है, लेकिन वहाँ पर डिस्कस का मतलब क्या है कि ऐसा मिसिंग करते हैं तो कंपाइलर को पता चल जाएगा और वो एरर दे देगा, ठीक है ना, कहाँ पे क्या कैसी एरर है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें कि क्या मिसिंग है यहाँ पे और यहाँ पे क्या मिसिंग है, ठीक है ना। अब देखो, हम लोगों ने पूरा असाइनमेंट ऑपरेटर समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने समझ लिया कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है और क्या क्या कुछ उसके पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी सारे डिस्कस कर लिए हैं, और उसका रियल में सिंटेक्स क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑपरेटर आ जाता है हमारा, वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर रियल में मैं आपको बताऊँ तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और जो हमारा एक और आ जाता है लास्ट में, वो है मॉड। तो आप लोग पहले से परिचित है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से आप लोग पहले से परिचित हैं, मतलब इस पर कैलकुलेशन आप लोगों ने किया है। लेकिन जो मॉड है उस पर आप लोगों ने कैलकुलेशन नहीं किया है, ये हमारे प्रोग्रामिंग में नया आ जाता है। किस तरह से वर्क करता है ये ऑपरेटर, इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है हमारा, वो इन दो फॉर्म में हो सकता है, यूनरी और बाइनरी। दो फॉर्म में हो सकता है। यूनरी के बारे में आपको पहले से पता है, ये सिंगल ऑपरेटर होता है यहाँ पे और सिंगल ऑपरेंड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी बाइनरी के बारे में आपको पता है कि बाइनरी क्या है, किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे 2 ऑपरेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा सॉरी जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो 2 तरह के ऑपरेटर पे वर्क करता है, यूनरी और बाइनरी, कोई दिक्कत नहीं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया 5 प्रकार के। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड जो लास्ट है वो है मॉड। मॉड क्या होता है सर? मॉड का साइन ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आप लोगों ने पहले से पढ़ा है, लेकिन मॉड आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो ये चीज़ हमारे लिए क्या है, नया। तो इस मॉड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका आउटपुट किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन दी गई है, ये एग्जाम्पल 8 डिवाइड मल्टीप्लाई 4। तो आप लोगों ने अभी तक बचपन में पढ़ा होगा कुछ इस तरह से, जो एक्सप्रेशन दी गई होती हैं उन्हें किस तरह से वर्क करते हैं। तो आप लोगों ने जो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा वो बॉड मॉस पढ़ा होगा। क्या है? बॉड मॉस पढ़ा होगा। समझ पा रहे हैं? बॉड मॉस के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, मतलब कि एक तरह समझो, ये तो ये इस तरह से इस साइड से कैलकुलेट हो सकती है एक्सप्रेशन, या फिर इस साइड से कैलकुलेट हो सकती है, डिपेंड करता है किसकी बॉड मॉस का क्या रूल रहता है। लेकिन ये चीज़ हमारे क्या होता था, अभी तक मैथ में होता था। कहाँ पे होता था? मैथ में होता था। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग जब से हम सीखने लग गए हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें तो हमारी मैथमेटिक्स ही है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे नाम यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। मतलब किसके बेस पे हो जाएगा? अब ये बॉड मॉस के बेस पे नहीं होगा, मतलब इस तरह से जो एक्सप्रेशन दी गई होंगी, मल्टीपल इसमें ऑपरेटर यूज़ किए होंगे,
और मल्टीपल ऑपरेंट होंगे तो ये किसके बेस पे होंगे, ये BODMAS के बेस पे नहीं होंगे कैलकुलेशन, इनकी किसके बेस पे होगी, प्रायोरिटी के बेस पे होगी। किसकी बेस पे होगी, प्रायोरिटी की बेस पे होगी। इससे हम एक रूल और बोल देते हैं, प्रेसिडेंस रूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रेसिडेंस रूल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है सर, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, किसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। मतलब ऐसा होता है ना कि प्रायोरिटी मतलब कि आप लोग बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन भी देखोगे कि इसकी वैल्यू जितनी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है उसके आगे जाके उतना ही भीड़ रहती है। या फिर ऐसे देखो कि बॉलीवुड देख सकते हो, वहाँ पे रिपोर्टर किसके पीछे पीछे भागते हैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। या फिर जो यहाँ पे अदर लोग आते हैं, नॉर्मल जो ह्यूमन रहते हैं, या फिर उनके पीछे भागते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है ना। तो वहाँ पे जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे रिपोर्टर ज़्यादा जाते हैं। तो सेम ऐसे जिसकी प्रायोरिटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी वो कैलकुलेशन सबसे पहले होगी। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा रहेगी सर, यहाँ पे ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। मतलब किसके बेस पे प्रायोरिटी होने वाली है, ऑपरेटर के बेस पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड। मॉड से आपको पता चल गया मॉड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप नॉर्मल बोलते हैं परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे इसे क्या प्रोग्रामिंग के टर्म में क्या बोलेंगे, इसे मॉड बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। तो यहाँ पे जो जब भी आपको इस तरह से एक्सप्रेशन दी जाएगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सोचना है कि ये तो ये इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व होगी एक्सप्रेशन या फिर राइट हैंड साइड से सॉल्व होगी, है ना। तो ये हम लोगों ने BODMAS से पढ़ा था, लेकिन अब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब आपको क्या करना है, प्रायोरिटी बेस होने वाली है। मतलब कि इसमें जो भी ऑपरेटर यूज होंगे वो सब किसके बेस पे होंगे, प्रायोरिटी के बेस पे होने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अगर इस तरह से एक्सप्रेशन होगी प्रायोरिटी के बेस पे होगी, तो यहाँ पे अब हम समझते हैं कि किसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक है। और जिसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक होगी, जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे अधिक होगी, वो ऑपरेटर क्या होगा, सबसे पहले सॉल्व होगा। उसके बाद जैसे जैसे डाउन होती जाएगी प्रायोरिटी, वैसे वैसे सारे ऑपरेटर सॉल्व होते जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आता। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। समझे यहाँ पे प्रायोरिटी का मतलब क्या है। पहले नंबर पे आ गया परसेंटेज, मतलब जिसे बोलते हैं मॉड, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये सब क्या है, सेम प्रायोरिटी के हैं। क्या है, सेम प्रायोरिटी। मतलब इनकी सबकी प्रायोरिटी क्या है, सेम। इसके बाद आता है प्लस और माइनस। मतलब जो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी है वो किसकी है, मॉड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जहाँ पे ये भी ऑपरेटर दिए गए हैं और ये भी ऑपरेटर दिए गए हैं। तो सबसे पहले कौन से ऑपरेटर सॉल्व होंगे, सबसे पहले ये वाले ऑपरेटर सॉल्व होंगे, उसके बाद ये ऑपरेटर सॉल्व होंगे। तो सेकंड नंबर पे जिसकी प्रायोरिटी आ जाती है वो है प्लस और माइनस। और लास्ट में जो थर्ड नंबर पे जिसकी प्रायोरिटी आ जाती है, सबसे छोटा जिसे हमने अभी जस्ट पढ़ा, वो है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखो प्रायोरिटी बेस है कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होगा अगर एक्सप्रेशन थोड़ी बड़ी दी गई है कुछ इस टाइप में। तो यहाँ पे ये क्या है, हाई टू लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हाई प्रायोरिटी किसकी है, मॉड की हो गई, मल्टीप्लाई हो गई और डिवाइड। ये सब क्या है, हाई प्रायोरिटी वाले चीज़ें हैं। मतलब कि ये क्या है, बहुत बड़े अभिनेता हो गए। और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या है, इससे छोटे वाले अभिनेता हो गए, मतलब इनकी वैल्यू थोड़ी सी इनसे कम है। और सबसे लास्ट में जो आते हैं कॉमेडियन करने वाले, वो हो गए इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये देखो आगे यहाँ पे तीनों प्रायोरिटी हम लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले जो सर सॉल्व होंगे वो कौन सा ऑपरेटर हो गए, मॉड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड। मतलब क्या सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर हो गए। अगर एक्सप्रेशन दी गई तो सबसे पहले सॉल्व होंगे। इसके बाद क्या आ गया, प्लस और माइनस आ गए। और सबसे लास्ट में क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया। तो मतलब क्या है, सारे क्या है, ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे अलग है, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हाई प्रायोरिटी क्या है, ये चीज़ है, मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन देख, क्वेश्चन छोटा सा दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस प्रायोरिटी के बेस पे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अब आपको यहाँ पे BODMAS का रूल अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे जो रूल अप्लाई करना है वो प्रायोरिटी बेस पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, किसकी वैल्यू अधिक है, मॉड की मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे कौन आ रहा है इन सब में, ये वाला चीज़ आ रहा है, मतलब डिवाइड वाला चीज़ यहाँ पे साइन आ गया। मतलब सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, डिवाइड यहाँ पर सॉल्व होगा। तो 3 प्लस 8 को हम 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, इतना आएगा। इसके बाद किसकी प्रायोरिटी है, प्लस की, तो इसका मतलब क्या है, प्लस यहाँ पे साइन होगा और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, सी। ये इसका आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है 8 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं किसकी प्रायोरिटी अधिक है, मल्टीप्लाई डिवाइड। ओह, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, तो दोनों सेम हो गए। अब इस सिचुएशन पे क्या करना है, इस सिचुएशन पे हमें कुछ करना होगा, कुछ नया। इसके लिए हमारा दूसरा रूल आ जाएगा जिसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी। इसमें क्या होता है, जब भी कभी सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर एक साथ काम कर रहे हो या फिर एक साथ आ गए हैं, वहाँ पे इस एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब भी सेम आ जाएंगे वो किस तरह से सॉल्व होगा, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा। मतलब लेफ्ट टू राइट यहाँ पे ऑपरेटर अब सॉल्व होंगे जब सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर आ जाते हैं।
ठीक है ना। तो इस कंडीशन पे देखो यहाँ पे मॉड, डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम प्रायोरिटी के हैं। अब यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, मल्टीप्लाई बचा 4, इसके बाद क्या होगा 4 चौक 16, इसका आंसर क्या होगा 16। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आपसे पूछे जाएंगे। अब ये एक्सप्रेशन छोटा है, ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन हो सकता है। अब इस कंडीशन पे क्या आउटपुट आएगा, तो ऐसा भी वाइवा पूछा जा सकता है। तो अभी ये छोटे छोटे मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे क्या है, बोथ ऑपरेटर आर सेम प्रायोरिटी, यहाँ पे दोनों ऑपरेटर यहाँ पे क्या हो गए, ये सेम प्रायोरिटी के हो गए। तो इस सिचुएशन पे हमें क्या करना होगा, एसोसिएटिविटी रूल को अप्लाई करना होगा। एसोसिएटिव रूल क्या कहता है, ये कहता है जब भी ऐसी कुछ कंडीशन बनती है तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट टू राइट चलना होगा। लेफ्ट टू राइट मतलब इसकी जो कैलकुलेशन होगी लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट करना है कुछ इस तरह से, तो कुछ यहाँ पे प्रायोरिटी बेस हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बोलते हैं प्रेसिडेंस रूल। अगर यहाँ पे सेम प्रायोरिटी के आ जाते हैं तो उससे हम एक नया चीज़ आपको अप्लाई करना होगा, उससे बोलते हैं एसोसिएटिविटी रूल। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। ऑपरेटर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, असाइनमेंट ऑपरेटर, पहले ऑपरेटर और ऑपरेंड के बारे में समझा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में समझा, इसको रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में सब चीज़ समझा, किस तरह से वर्क करते हैं, है ना, LHS और RHS के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने प्रायोरिटी बेस यहाँ पे सारी चीज़ समझी, और इससे पहले हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर को समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। देखो अब आ जाओ यहाँ पे, जो हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर में 5 ऑपरेटर समझे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का मतलब आप लोगों को पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्लस का मतलब क्या होता है, दो नंबर को जब प्लस करेंगे तो कुछ आउटपुट आएगा, माइनस करेंगे कुछ, मल्टीप्लाई कुछ करेंगे, और डिवाइड करेंगे कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, जो मॉड है उसे समझते हैं रियल में, कि मॉड का रियल में मतलब क्या है। देखो इसे बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस आपको पता ही है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी मतलब क्या है, दो ऑपरेंट यहाँ पे यूज होने वाले हैं, तो ये चीज़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आ जाता है यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे मॉडुलस लगा है दो ऑपरेंट के बीच में, ये साइन देखो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाई बी, इसका मतलब क्या है, जब भी यहाँ पे दिखा है a%b, इसका मतलब क्या है, a को हमें b से डिवाइड करना होगा, और जो भी रिमाइंडर बचता है, मतलब जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचा, मान लो x रिमाइंडर बचा, वही हमारा क्या है, मोड का आंसर है। क्या है, वही हमारा मोड का आंसर है। मतलब जब भी हम डिवाइडेशन करेंगे, जब भी हम डिवाइड करेंगे एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से, तो जो भी इसका शेषफल मतलब जो रिमाइंडर बचेगा, वही हमारा क्या आउटपुट आएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, a प्लस बी कर रहे हैं, तो इसका जो भी आउटपुट आएगा यहाँ पे सिंपल आ गया, जो भी यहाँ पे x मान लो आउटपुट आ गया, कुछ भी आ सकता है, XYZ कुछ भी, माइनस किए, a मल्टीप्लाई किए, तो कुछ ना कुछ इनका आउटपुट आएगा। और डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का आउटपुट क्या आता है, जो यहाँ पे भागफल आता है। लेकिन जैसे ही मॉड यहाँ पे आ जाता है, तो मॉड का मतलब क्या होता है, जो भी इसका रिमाइंडर बचेगा वही इसका आउटपुट। 5% 2 यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा इसका, इसका आउटपुट ये आएगा। मतलब जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचा है वही इनका क्या है, आउटपुट। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ में आ गए सारे पॉइंट। तो यहाँ पे जो मॉडुलस है, हमें समझ में आ गया मॉडुलस किस तरह से वर्क करता है। जब भी हम एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं और उसमें कुछ रिमाइंडर बचता है, वही इसका आउटपुट होता है, किसका, मॉडुलस का। कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे प्रिंटफ लिखा है, और यहाँ पे %d और 5 मॉडुलस 2, इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, वही इसका आउटपुट, जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका आउटपुट आएगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रोग्रामिंग में इस फॉर्म में कुछ ना कुछ आपको प्रिंट करना होगा, या फिर a=5% 2 कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, a को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी इसका रिमाइंडर बचेगा वो वही यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए, मॉड्यूलर किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं इसके बेस पे, कि जितना भी हम लोगों ने सीखा उसके बेस पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक सी का प्रोग्राम दिया गया है, ये सारे चीज़ आप लोग पहले से परिचित है। और यहाँ पे देखो जो लॉजिक है इतने में दिया गया है। लॉजिक में क्या दिया गया है, इंट ए, मतलब ए को हमने पहले बता दिया कि इंट टाइप का डेटा टाइप है। इसके बाद 7 पर मॉडुलस 5, 7 मॉडुलस 5,
मतलब 7 को हम 5 से यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं, फिर बाद में a को यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। इसका मतलब सबसे पहले काम किसका होगा, मॉडुलस का। किसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक है, इक्वल टू और मॉडुलस की, किसकी अधिक है दोनों में से, सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी अधिक है, मॉडुलस। मतलब कौन सा सॉल्व होने वाला है सबसे पहले, ये वाला पहले सबसे पहले सॉल्व होगा। मतलब 7 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। कितने रिमाइंडर बच गया, 7 में 5 के 2, मतलब इसका आउटपुट क्या आने वाला है 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आउटपुट 2। 2 किस पे साइन हो जाएगा, ए पे। तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 2। जब हमने ए को यहाँ पे प्रिंट किया तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। सेम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम। हाँ बस इतना ही दिया क्या, तो चलो कोई नहीं। चलो अब यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे देखो अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की, दोनों इंट टाइप के हैं, 7 और 5 दोनों इंट टाइप के, मतलब इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है। मतलब इस पॉइंट लगा के कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई कि 7.0 हो गया, फिर 7.1 हो गया या 7.5 हो गया, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। और ना ही 5 के साथ ऐसा कुछ कंडीशन दी गई है कि 5.0 है, 5.2 है, 5.3 है, ना ही 5 के साथ ही। मतलब दोनों यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंट टाइप की वैल्यू है। क्या है, इंट टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इसके रूल्स हैं, उन्हें आपको फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट डिस्कस करना है। मतलब ए मॉडुलस बी जब भी आपको दिया जाए निकालना होता है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बोथ ऑपरेंट्स मस्ट बी इंटीजर टाइप। जो भी यहाँ पे ऑपरेंट हमारे यूज हो रहे हैं 7 और 5, ये ऑपरेंट ही हमारे, ये ऑपरेंट हुआ, ये ऑपरेंट हुआ, मतलब यहाँ पे हमेशा ये इंट टाइप के ही होने चाहिए। बोथ ऑपरेंट मस्ट बी इंटीजर टाइप, अदरवाइज एरर आ जाएगी। अगर ये दोनों ऑपरेंट्स इंट टाइप के नहीं होते हैं तो वहाँ पे उस कंडीशन पे क्या हो जाएगी, हमारे प्रोग्राम में कंपाइलर क्या कर देगा, एरर दे देगा कि भाई ये तुम्हारा जो लॉजिक है वो गलत है। The sign of result is as same as the sign of first operand। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो क्या है, आप अब यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू तुम्हारी खत्म हो गई, मतलब सारे इंट टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, इंट टाइप की और फ्लोट टाइप से तो सर हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन मान लो यहाँ पे साइन आ जाता है, तब क्या करेंगे उस सिचुएशन पे, यहाँ पे साइन दे दिया गया, कुछ भी हो सकता है और आप लोग कुछ भी क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे देखो इनका जवाब समझो। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बहुत जगह छोड़ दिया जाता है इन सारी चीज़ों को, यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको भी समझना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे 12 है और उसका साइन क्या है, माइनस में है, और उसे हमने 5 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी पहले ऑपरेंट का जो भी साइन होगा, पहले ऑपरेंट का जो भी साइन होगा वही उसका आउटपुट में भी वही साइन अप्लाई होगा। सिंपल है। पहले यहाँ पे देखो पहले ऑपरेंट का साइन क्या है, -12 मॉडुलस 5, मतलब क्या है, निगेटिव में इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखो 12 मॉडुलस -5 है, मतलब जो पहला वाला ऑपरेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्लस में, इसकी जो वैल्यू आएगी किस में आ जाएगी, प्लस में आएगी। यहाँ पे देखो फिर से माइनस में, जो 12 है माइनस में है, और यहाँ पे 5 भी माइनस में, लेकिन पहला ऑपरेंट हमारा कौन सा है, ये, तो इसके अकॉर्डिंग, इसी के साइन के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे किस में वैल्यू आएगी, निगेटिव में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरव्यू के पर्पज से, वाइवा के पर्पज से, और अपने दोस्त और जो आपके पूरी कम्युनिटी है उसके पर्पज से। जब भी आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आप भी अपने साथ वाले बच्चों से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई चलो अब तुम ये करके बताओ, है ना, अब ये करके दिखाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। है छोटा ये ऑपरेटर, लेकिन इसमें देखो ऐसे लॉजिक बिल्डिंग होती है। बहुत सारे मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को, 90% बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ये चीज़ हम लोगों ने, हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं, स्किप कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, और आपको पता है कि पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है सी लैंग्वेज का, तो इसमें कुछ पॉइंट छोड़ने वाला नहीं होगा, है ना। तो सारी चीज़ यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये चीज़ यहाँ पे देखो कि जब भी मान लो कि यहाँ पे 2 वैल्यू अभी तक दी गई हैं और दोनों वैल्यू हमारे इंटीजर में है, लेकिन अब यहाँ पे साइन में दे दी गई वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए, तो वहाँ पे जो भी पहले ऑपरेंट का साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए, आई होप कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसी की बेस पे यहाँ पे एक प्यारा सा आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले यहाँ पे ए इंट को हमने डिफाइन कर दिया कि ए की वैल्यू हमारी क्या है, किस टाइप का डेटा टाइप है, इंट टाइप का डेटा टाइप है, ए वेरिएबल यहाँ पे, और ए के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू रखी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी बेस है,
किसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक है, यहाँ से देख लो भाई, अभी याद नहीं आपको, मॉड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड, हाई प्रायोरिटी, उसके बाद प्लस और माइनस, उसके बाद इक्वल टू। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 13 है हमारा, मॉडुलस हो गया 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। सबसे अधिक प्रायोरिटी किसकी है, मॉडुलस की, मल्टीप्लाई की। इसका मतलब क्या है, हम तो यहाँ पे सेम प्रायोरिटी होने वाली है, सेम प्रायोरिटी है ये देखो, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 × 12। अब मैंने आपको बताया कि जब भी यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, 13 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। दोनों यहाँ पे इंट टाइप के होने चाहिए, इंट टाइप के हैं इसलिए यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन संभव है। इंट टाइप के हैं इसलिए कैलकुलेशन संभव है। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 + 5, इसका मतलब 8। ये हमारा क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आता, सबको पॉइंट समझ में आ गया। और एक को हमने यहाँ पे जैसे प्रिंट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे एक ही जगह में क्या प्रिंट हो जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। किस तरह से कैलकुलेशन हुई, यहाँ पे प्रायोरिटी बेस है। नेक्स्ट यहाँ पे समझो, देखो अब यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन यहीं पे दी गई, 10 × 2 + 3। इसका मतलब क्या है, वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगी और यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। मतलब मैंने आपको बताया कि हर एक ऑपरेटर का अपनी कुछ वैल्यू होती है, एक्सप्रेशन की अपनी कुछ वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, ठीक है ना, 20, ठीक है। अब इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी ऑपरेटर यूज हो रहा है। 10 + 20 हो गया यहाँ पे 30, इसकी भी कुछ होगी 20 दाम 2। मतलब हर एक ऑपरेटर की अपनी कुछ वैल्यू है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस और मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो गया, तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रही है। सेम ऐसे ही जब इनकी वैल्यू निकल के आ रही है, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की भी अपनी एक वैल्यू होती है। क्या होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर की यहाँ पे अपनी एक वैल्यू होती है। ये इक्वल टू इज आल्सो एन ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर है, इसलिए इसकी भी कुछ एक वैल्यू होगी। तो इसके बेस पे यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू एसोसिएटेड विथ असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से वर्क करेगा। जिस तरह से यहाँ पे देखो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रही थी, ये है, ये 30 जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं a = 20, तो जो वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी a के अंदर, वही इसकी वैल्यू कहलाएगी। सिंपल है ना, कोई इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ पे एक वैल्यू कितनी होगी, 20। ये हमारे क्या आउटपुट होगा। अब इसके बेस पे क्वेश्चन आपके सामने, एक्सप्रेशन देखो, इंट a, b, c है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पहले हमने डिफाइन कर दिया, इसके बाद हमने क्या किया, a = b = c = 4। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, RHS से लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन करता है। ध्यान से समझना, मैं सारे कंफ्यूजन आपको दूर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या हुआ, स्टेट नहीं, a = b = c = 4, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्या बताया, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, RHS से वैल्यू उठाता है, LHS पे असाइन करता है। तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी हो गई, तो सबसे पहले यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुआ C = 4 हो गया। तो C की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब यहाँ पे 4 मतलब ये S की वैल्यू क्या हो गई, 4। अब ये 4 कहाँ पे जाएगा, B पे। अब मतलब B की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब B की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ पे जो 4 है वो किस पे असाइन हो गया, A पे। मतलब A की वैल्यू भी 4 हो गई। तो सारे पॉइंट जो यहाँ पे A, B और C की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 4 हो गई। कोई दिक्कत नहीं आता। कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो मतलब A की वैल्यू A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू क्या हो गई, 4 4 4। वही चीज़ यहाँ पे अलग अलग प्रिंट कर दिया गया है। तो सेम इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से दिक्कत होगी भी कैसे, ये सारे पॉइंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही रहे हैं बहुत ही अच्छे से। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है a = b = 4 = c। मैंने आपको क्या बताया,
मैंने आपको क्या बताया था पिछले स्लाइड में कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर कोई यहाँ पे वेरिएबल असाइन नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता है कि सबसे पहले इधर से ही सॉल्व हो गई है क्योंकि RHS पे सबसे पहले यही आ रहा है। तो क्या C इसके अंदर स्टोर हो सकता है? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? एरर। ठीक है, तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तुरंत पहले ही समझ जाना है कि नहीं सर ऐसा संभव नहीं है। जरूरी नहीं कि हर एक काम को आपको कोड करके बताना है, कुछ चीज़ें यही आपकी लॉजिक बिल्डिंग है। यही चीज़ अगर आप लोग समझ जाएंगे तो कोड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देख के आउटपुट तुरंत बता देंगे और इंटरव्यूअर के माइंड पे अच्छा इफेक्ट डालेगा और ये फिर वाइवा पे आपके अच्छे इफेक्ट, उससे मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता, सारे पॉइंट समझ में आ गए? अगर सारे पॉइंट समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना, इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया आज? ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड क्या होते हैं डिस्कस किया, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया, ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, इसके बारे में भी डिस्कस किया। अब यहाँ पे जो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके बारे में हमें पहले से पता था, लेकिन सॉरी, इसके बाद भी जो मॉड्यूल आ गया वहाँ पे मॉड्यूलस के बारे में हम लोगों ने समझा। मॉड्यूलस के बारे में क्या समझा? जो भी रिमाइंडर आएगा वही इसका आउटपुट होगा। क्या होगा? जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वही इसका आउटपुट होगा। इसके बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे सी प्रोग्राम के, समझ पा रहे हैं? तो उनसे रिलेटेड जो चीज समझा हम लोगों ने इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा और उसका कुछ आउटपुट देखा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने दिए जा सकते हैं और उनका आउटपुट पूछा जा सकता है। तो हम लोग ने जितने भी ऑपरेटर आज के लेक्चर में पढ़े उनका यूज करके भी देख लिया अपने इस प्रोग्राम की हेल्प से। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही उम्मीद भी थी कि कोई दिक्कत भी होनी नहीं चाहिए। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, वहाँ पे कमेंट करो, मैं आपको उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। रिप्लाई किस फॉर्म में होगा? मैं उससे सबसे रिलेटेड एक लेक्चर बनाऊंगा या फिर वीडियो शूट करूँगा और आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक काम जरूर कर दिए, इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों तक पहुँचाइए, है ना? इससे हमें मोटिवेट होऊंगा मैं और आपको और भी अच्छे टॉपिक बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो।